नमस्कार। भारत टीवी में आज स्वागत करने का मन इसलिए ऐसे नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं कविता उपाध्याय आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगी। आज हमारे साथ में सतवीर जी हैं, सतवीर सिंह जी। आज इनका जो दर्द है, जो दुख है, वो आज आपसे ये शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आपने उस चीज़ को लेकर के जो महसूस करते हैं या जो राय इनको देना चाहते हैं, वो आप इनको दीजिएगा। आपके सामने क्या स्थिति है पहले दिन से और आज तक, क्योंकि ये पहला ऐसा चांस है जब मैं आपके सामने एक घटना लेकर के आ रही हूँ क्राइम की। सतवीर जी, क्या है आपके साथ समस्या? आज आप मेरे पास आए, हम लोग बैठे, आप ये तमाम कागज़ हमें दिखा रहे थे, लगातार हमें बता रहे थे कि आपके साथ में किस तरीके से आप निकले हैं इन दौर से। और एक वीडियो आपने अपने फ़ोन में जो दिखा रहे हैं, आपकी पब्लिश हम कर रहे हैं अपनी वीडियो में। ये वीडियो जलती हुई कार की है, गाड़ी की है। जानेंगे सारी घटना क्या है और भी बहुत सारी चीज़ों पर दृष्टि डालेंगे, रोशनी डालेंगे भारत टीवी के द्वारा। सतवीर जी, शुरू से बताएं क्या हुआ आपके साथ। मेरा नाम सतवीर सिंह है। मैं गीता कॉलोनी रानीगढ़ में रहता हूँ। मेरे मकान का एड्रेस है 20/B। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। हमारे 3 फ्लोर हैं। हम सारी फैमिली इकट्ठी रहती है, साथ में रहती है जी। कुछ दिन पहले हमारा किस पड़ोसी है जो टॉप फ्लोर पे रहते हैं, इलीगल है एक फ्लोर तो उनके फ्लोर पे रहते हैं। कुछ विवाद हो गया था बाइक की पार्किंग को लेकर। जी। तो उन्होंने हल्का फुल्का मोहल्लेदार की वजह से वो मामला सुलझा दिया था। क्या विवाद था? मतलब कितना बड़ा था या छोटा था? कुछ वो नहीं, क्या विवाद क्या था? एक छोटा सा था। मेरी बाइक थी, उनकी घर के नीचे खड़ी थी। जी। हालांकि उनका पूरा फ्लोर, पूरा जड़ से मकान नहीं है, उनका एक फ्लोर है। जी। वही 4th फ्लोर है। जी। और नीचे 3rd फ्लोर है, उसके नीचे फर्स्ट सेकंड है, उससे 1st फ्लोर है। वहाँ गाड़ी खड़ी थी। वो मुझे बुला के कह देता खड़ी कर भाई, बैल बजा के कह देता कि भाई गाड़ी हटा ले। उन्होंने अचानक मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ चालू कर दी। तब मैं रात को आया, मैं कहा भाई मुझे बुला लेता गाड़ी खड़ी करने के लिए, मैं अपनी बैल बजा देता, मैं नीचे आके खड़ी कर देता साइड में। तो उन्होंने गाली गुली गलो चालू कर दी। तो वहाँ से हल्की सी बहसबाजी हो गई थी। मोहल्लेदारों ने मिलके सुलझा दिया आपस में। यानी पड़ोसी हैं और मामूली सी एक बात थी कि पार्किंग आपने यहाँ पर अपनी गाड़ी हमारे घर के सामने पार्क क्यों की, ऐसा उनका कहना था। आपने जब पड़ोसियों ने समझाया तो आपने वहां से गाड़ी हटा ली और मामला शांत हो गया। जी। मामला बिल्कुल शांत हो गया था। अगले दिन नेक्स्ट डे दोपहर के करीब 3 बजे के बाद उनके कोई चाचा जी का लड़का राहुल कसाना, उसका अचानक फोन आने लग गया कि भाई लड़ ले। जी। मेरे बंदे यहाँ खड़े हैं, नाले के पास पुश्ते की तरफ खड़े हैं, आजा लड़ ले। तो हम तुरंत हम नहीं लड़े। मैंने उसका मुझे 8 साढ़े 8 बजे तक फ़ोन आता रहा। तो मेरे उस टाइम घर पे कोई नहीं था। मेरे चाचा जी थे, वो अमृतसर गए हुए थे। काफ़ी मेरे घर के कोई नहीं था, बस मेरी मम्मी थी जो हमारे फादर साहब नहीं है इस दुनिया में। जी। तो हम फिर रात को 11:30 बजे मोहल्ले वालों ने कहा कि तुम जाके अपने थाने में कंप्लेन दे के आओ। हम थाने में कंप्लेन, गीता कॉलोनी थाना लगता है, वहाँ पर थाने में जाके हमने रिसेप्शन में कंप्लेन देने की कोशिश की। तो उन्होंने कहते अपने आधार कार्ड, मेरी मम्मी को कहते अपना आप आधार कार्ड लेके आओ। जी। तो आधार कार्ड नहीं लाए। मैं कहा हमें धमकी दे रहे हैं बार बार, वो आ रहे हैं लड़ने के लिए बार बार। कहते आप आधार कार्ड लेके आओ, हम कार्रवाई करेंगे। जी। तो हम उसके बाद घर आ गए। जी। तो आईओ साहब ने ना, वो रिसेप्शन में थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वो कंप्लेंट दर्ज हो जाती तो उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है, वो ये क्राइम करते हैं ना। जी। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। अगले दिन फिर दोबारा मोहल्लेदारों ने समझा मुझे के मामला शांत कर दिया। आपने यानी उस दिन एफआईआर दर्ज नहीं की, कारण कोई भी रहा, यानी कि आप तो गए लेकिन वहां से ये कहा गया कि आप आधार लाएं, अदरवाइज आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। हाँ, उस टाइम कोई दर्ज नहीं हुई थी। फिर हम बड़ी मायूसी से बड़ा शांत होके आगे फिर घर पे आके बैठ गए। फिर कुछ दिन बाद 31 जनवरी यानी 2020 को उन्होंने रात को अपने कुछ साथियों के साथ शराब के नशे में, गाड़ी थी स्विफ्ट डिज़ायर, उसमें काफ़ी राहुल कसाना, उसका फ्रेंड भाई सागर कसाना और उसका एक दोस्त था मंगू, काफ़ी दोस्त थे। वो घर के आगे रात को 1-1:30 बजे आके शराब पी के गंदी गंदी गाली गलौज करने लगे। बकायदा मेरे फुटेज, सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। ये जो आप सीसीटीवी फुटेज हमारी वीडियो में चल रही है, क्या ये वही वीडियो है जो आपने वहां दर्ज कराई है? हाँ जी, बिल्कुल दर्ज कराई थी। 31 की रात को उन्होंने करा था। तो उसी टाइम फिर हम सुबह फ़ौरन गए थाने। सर, बीच में रोकूंगी, ये पूछूंगी, जो जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रहा है? हाँ, उसमें जो 31 तारीख की वीडियो थी उसमें पूरा क्लियर था। सागर, उसका भाई राहुल, पूरा क्लियर आ रहे थे। जी। तो उसके बाद हम सुबह सुबह 31 की मॉर्निंग में जनवरी को 2020 हम गए थाने में, हमने कंप्लेन दर्ज कराई जो कि इसमें है। जी। इसमें है गीता कॉलोनी थाने की। ये रही। उसी टाइम सुबह दे के आए थे राहुल कसाना, सागर खनाना का कंप्लेन दे के आए थे।
आयु साहब ने कहा था, हमें आश्वासन दिया था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी तो आयु साहब ने कोई आश्वासन नहीं दी, कार्रवाई नहीं की। अवधेश कुमार थे आयु, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जी वो कह हमें भरोसा दिया कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपके यहाँ आइंदा कुछ नहीं होगा। जी और हमें बाकायदा उन्होंने कहा था कि आग लगाने की धमकी दी थी। जी आयु साहब ने कहा नहीं है, वो आग वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, जी आप चाहिए बेफिक्र हो गए घर। तो हम कंप्लेन देके हम कंप्लेन दर्ज करा के हम घर पे आ गए। अगर आयु साहब हल्की सी भी, अवधेश सर अगर कोई हल्की सी भी एक्शन ले लेते उनके खिलाफ, आज इतना बड़ा हादसा न होता। 11 तारीख को 11 फरवरी 2020 को उन्होंने वही मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग का टाइम हो गया था, 1:36 1:37 हो गए थे। ये तो सर आधी रात है। हाँ जी, आधी रात थी। जी तो उन्होंने फिर दोबारा अपने दो साथियों के साथ आए, कंबल ओढ़ के स्कूटी में मेरी गाड़ी में पेट्रोल चढ़ के आग लगा दी। उस टाइम कितनी गाड़ियों में आग लगाई? 5 गाड़ियों में आग लगी थी। घर के मीटर जल गए, एसी जल गए, मेरे 3 एसी 4 एसी पड़े थे। किस चीज का काम है सतवीर जी? मेरा एसी का काम है। एसी का काम है। वो बहुत भयानक हादसा था। अब ये 3:37 रात को बंदा सो रहा है, उसका अचानक घर में आग लगा दी हो, तो हम तो मर गए थे। हम क्या वो पांचों गाड़ियां आप ही की थी? नहीं, 3 गाड़ियाँ हमारी थी, 2 गाड़ियाँ पड़ोसी की थी। तो उनके भी मीटर वगैरह बहुत जल गए हैं, घर से बाहर का फ्रंट बहुत जल गया था, बहुत बुरा हादसा हो गया था। वो उस टाइम तो मैं भगवान ने बचाया, मोहल्ले वालों ने बचाया, नहीं तो हम 17 बंदे उस टाइम घर पे मौत हो जाती, 17 के, जिसमें बच्चे भी थे। जी सतवीर जी, जैसा आपने बताया 3 गाड़ियां आपकी थी और 2 पड़ोसियों की थी, उन पड़ोसियों का क्या रुझान है इस उन्होंने भी, घटना के बाद? वो भी हमारे साथ गए थे थाने में सुबह सुबह। फिर हमने उसी टाइम 112 पे कॉल की थी, एसएचओ साहब आए थे, सब आए थे। उसी टाइम कंप्लेंट हो गई थी, फायर ब्रिगेड भी आई थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने फायर ब्रिगेड से गाड़ी बुझा, आग वगैरह बुझा दी थी। जी उस टाइम हमें इंजर्ड वगैरह नहीं हुए, लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया था। हमारे घर में गेट में मीटर जल के उनमें करंट फैल गया था, बहुत बुरा हादसा हो गया था, भगवान ने बचाया, नहीं तो हम आज यहाँ पे दुनिया में न होते। उसके बाद हम सुबह थाने गए, हमने मोहल्ले वाले भी इनसे परेशान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आए दिन किसी न किसी से उत्पाद मचाते रहते हैं, कभी लड़ाई कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कभी न किसी में उत्पाद मचाए रखते हैं। उसके बाद गीता लोनी थाने में सुबह हमारी एफआईआर हुई है, उनके खिलाफ सेक्शन लगे थे, काफ़ी भयंकर सेक्शन लगे थे। और उसमें ब्रिजमोहन आयु थे, उन्होंने कहा था कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो हम 3-4 दिन लगातार थाने में गए, उन्होंने कार्रवाई की, उनके घर में अरेस्ट करने भी आए थे, लेकिन वो इधर उधर फरार हो गए थे, जी वो भाग गए थे, उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी अभी उनको अरेस्ट करने आने हैं। तो उसके बाद हमने बड़ा प्रेशर आया। ब्रिजमोहन साहब ने मुझे बार बार कहा था कि मेरे पास इनके खिलाफ एविडेंस है, कि तू चिंता ना कर सतवीर, इनके खिलाफ मेरे पास एविडेंस है, हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। जी मैं डीसीपी साहब पे भी बहुत बार गया, उन सब ने मुझे आश्वासन दिया, ब्रिजमोहन साहब ने, कि तुम वहाँ मत जाओ, मेरे पास ही रहो, मैं इनके खिलाफ इनको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लूँगा। जी उसके बाद अचानक कोविड-19 चल गया मार्च के महीने में। उस टाइम मैंने कोर्ट में केस लगा ही दिया था, क्योंकि मुझे आयु साहब से उम्मीद नहीं लग रही थी। उसी टाइम मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खड़काना चालू कर दिया था। और जैसे ही कोर्ट का दरवाज़ा खड़ा है, 19 मार्च की मेरी पहली डेट थी, जो कि आयु साहब ने मुझे, ब्रिजमोहन साहब ने कहा कि तू कोर्ट क्यों गया, मैं बैठा हूँ ना। ब्रिजमोहन साहब ने बहुत ही मुझे निराशाजनक ऐसी ऐसी बातें कही जो मेरे दिल को लग गई। फिर उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि हाँ भी ये उनके फेवर में ही या किसी के फेवर में बोल रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहते आयु साहब, ब्रिजमोहन साहब। उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया। सर, आप सीधा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठा रहे हैं? बिल्कुल उठाऊंगा जी, मुझे इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, न्याय नहीं मिला। उसके बाद लॉकडाउन के बाद मुझे काफ़ी घर में कई तरह के लोग आए समझौते के चक्कर में, भाई समझौता कर लो, जो तुम्हारा नुकसान हुआ तुम्हें देने के लिए तैयार है, समझौता कर लो, समझौता कर लो। नहीं, मैं कहा मैं कोर्ट में जाके इंसाफ चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आज हम समझौता कर लेंगे, कल को एक दोबारा किसी के साथ हादसा कर सकते हैं जी मैं ऐसे चीज़ नहीं चाहता था। फिर उन्होंने मेरे पास पूछते हुए, जब मैंने समझौता नहीं करा, काफ़ी लोग मेरे घर में आए थे, मैंने समझौता नहीं किया। उसके बाद इन्होंने मुझे पूछते की तरफ ना, इन्होंने मेरे पर पिस्टल रख दी, देसी कट्टे वगैरह पता नहीं क्या था, पिस्टल रख दी कि तू समझौता नहीं करेगा तो हम। किसने रख दी? कोई 2 लड़के थे, उसकी अनजान थे या वापस जिन पे आपने आरोप लगाया है कसाना परिवार पर, क्या उनमें से कोई था? उनमें से उनके ही कोई आदमी होगा। जब वो समझौते के बाद, जब केस की बात करें कि केस वापस नहीं लेगा तो तेरे को ठोक देंगे, जी तो उनका ही आदमी होगा ना, नहीं तो ऐसे कौन सा बंदा कोई किसको ऐसे कोई कर देगा, कोई किसी भी एक्शन नहीं कर सकता। उन्होंने आपसे क्या कहा जब आपके अनुसार कट्टा आपके माथे पर रख दिया? मेरे माथे पर कहता समझौता नहीं करेगा तो तेरे को अगली बार छोड़ेंगे, तेरे को अगली बार ठोक देंगे। अच्छा, तो मैं उस टाइम बहुत सहम गया, क्योंकि मैंने, ये कब की घटना है सर? ये मई के महीने में घटना थी। यानी ये देखिए, जितना भी घटनाक्रम है वो सारा पिछले वर्ष 2020 का है, जब हमने कोरोना जैसी महामारी भी देखी और इनके साथ ये सारी घटना हुई। पीड़ित सतवीर जी, जिस बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं जी, उसके बाद भी मैं घर आ गया, सहम गया। मैंने ब्रिजमोहन साहब को फ़ोन किया, ब्रिजमोहन साहब छुट्टी पे थे, उन्होंने कहा कि चिंता न कर, तू थाने में जाकर कंप्लेन दे दे। थोड़े दिन बाद जाके मैं कंप्लेन दे के आया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ दिक्कत हो रही है। तो अवधेश कुमार कहते कोई बात नहीं, तो कंप्लेन लिखित में दे दे। तो मैं कहा चलो मैं लिखित में दे दूंगा, मैं उनसे मिल के आया, तो उन्होंने कहा चलो मैं लिखित में दे दूंगा। मैंने कहा लिखित में दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं गया नहीं, उन्होंने फिर मेरे घर में और समझौते के लिए बंदे आने लगे। फिर मुझे
कानून से भरोसा उठ गया, पुलिस से बहुत विश्वास। मैं डीसीपी साहब पे गया, जॉइंट कमिश्नर साहब को अपनी ये लेटर लगा दी कोर्ट से, सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। ब्रिजमोहन साहब कहते तो उस पर क्यों गया। फिर अचानक ब्रिजमोहन साहब कोविड-19 हटने के बाद छुट्टी पे चले गए थे, तो फाइल आ गई अवधेश कुमार और पुष्पेंद्र कुमार जी के पास। वो अचानक मेरे घर पे एक दिन आते हैं, कहते हैं मेरे पास इनके खिलाफ एविडेंस है कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, जैसी तेरे को दिखे ना तो वो ये मुझे हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि जब तक गिरफ्तार नहीं होते ना वो इधर उधर फरार होते, भाग रहे थे, घर पे नहीं रह रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने मुझे आए मेरे घर पे, मुझे आश्वासन दिया, अगले दिन उन्होंने अपने बेल लगानी चालू कर दी। यानी मेरे ख्याल से ये आयु की बहुत सोची समझी साजिश थी। पुष्पेंद्र अवधेश की इनकी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी, जिन्होंने इनके साथ गेम खेली। चलो इन्होंने जमानत लगा दी, मैं गया, मुझे बहुत विश्वास था कि हमें इनकी जमानतें नहीं मिलेगी। इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो जज साहब ने इनको जमानतें नहीं दी थी। लेकिन आयु ने, ब्रिजमोहन साहब, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि हमारे पास इनके खिलाफ एविडेंस ही नहीं हो रहे, सब कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और हालांकि मैं सारे एविडेंस दे चुका हूँ, CD DVR में, DVR भी जब्त है। उसके बाद थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर दोबारा 17/10 को, यानी 17 अक्टूबर को दोबारा उन्होंने मेरे घर के नीचे आग लगाने की कोशिश की थी। बाकायदा मेरे फुटेज में आ गया। उसी टाइम मैंने तुरंत 112 पे कॉल करी है। 112 पे कॉल करने के बाद मैं थाने पे गया। मैं रात को 1:36 में थाने पे गया। आए पुलिस वाले, आए, उनको अरेस्ट करके ले गए। वहाँ पे जाकर 1-2 चपेड़े भी, थप्पड़ भी मारे थे। अरेस्ट कर लिया, उनको ले गए। मुझे 8 घंटे बैठाए रखा, उनको 2 घंटे में छोड़ दिया। उस टाइम आयु होते हैं, कोई हरमीत नाम सिंह के नाम से आयु हैं गीतौनी थाने में। उन्होंने उन पर कार्रवाई की तो थी, लेकिन उन्होंने मुझे 8 घंटे बैठाए रखा और उनको 2 घंटे में छोड़ दिया। यानी 1:36 में मैं गया था, यानी 2 बजे मैं पहुंचा थाने में लगभग, और 4 बजे उनको छोड़ दिया। और मैं सुबह 12 बजे तक बैठा रहा थाने में, गीतौनी थाने में। क्यों बिठाए रखा आप? कि मुझे एक ऐसी कंप्लेंट, नॉर्मल सी कंप्लेंट बना के दे रही कि जा इस पे साइन करके दे रहे थे हरमीत सिंह जी। तो दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये रही जी, ये उनकी FIR है दोबारा। तो मैं उन पे गया, उन्होंने कहते मुझे इसमें ना ऐसे साइन करके दे रहे थे, कह रहे थे जाओ तुम, हम इसमें ना कार्रवाई करेंगे। मैं कहा कार्रवाई क्यों करोगे, मैं आपको फुटेज दे रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ। मेरे घर के नीचे दोबारा उन्होंने हरकत किया, आग लगाने की धमकी दी है, कल को मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे गोली मार देंगे, तुम जिम्मेदार हो। तब उन्होंने ये देख के ना उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम FIR काट देते हैं। इन्होंने FIR काट दी, उनके अलावा कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक दोबारा। मुझे इतनी अपने आप से निराशा हुई जना कोई, मेरा मन दुख गया है जी। लगता है जैसे सुशांत केस हुआ था, उन्होंने अपने आप को, लड़के ने फांसी लगा ली थी, ऐसा मन लगता है कि मैं भी फांसी लगा लूं। ऐसा क्यों सोचते हैं सर आप, जैसे यंगस्टर, जब अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई, आप क्यों सोचते हैं कि इतनी जल्दी आपको क्यों विश्वास उठ गया प्रशासन से? देखो मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे माता जी है, हमारे फादर साहब नहीं है, घर का कमाने वाला मैं ही हूँ, मैंने सब कुछ उठाना होता है। हम थाने के चक्कर लगा के थक गए। ब्रिजमोहन साहब ने, मुझे तो उनसे बहुत ही निराशाजनक है। मैंने, भगवान करे ऐसा आयु भगवान बनाए ना किसी को भी जिंदगी में, क्योंकि अगर तुम देश की सेवा नहीं कर सकते ना, तो मेरी ख्याल से फिर उनको काम करने का कोई बंदी, गवर्नमेंट उनको सस्पेंड कर दे, घर पे बैठा दे। उनको पता लगेगा हाँ भी किसी तकलीफ क्या होती है। उसके बाद भी उन्होंने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया, कहते हैं कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा मन बहुत दुख चुका है। मुझे न्यायपालिका से भी अभी निराशाजनक मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी सुनवाई नहीं हो रही, कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण। जी, वर्चुअल हो रहे हैं केसों की सुनवाई। आपका कभी वर्चुअल हुआ है क्या? हाँ, 1-2 बार अभी मैं डेट लग रही है, अब सुनवाई हो रही है, लेकिन उसमें आयु साहब, ब्रिजमोहन साहब एक बहुत सिंपल स्टेटस रिपोर्ट बना के दे रहे हैं कि मेरे पास इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, ये स्कूटी में आए थे कंबल ओढ़ के। हालांकि वो कंबल पे नहीं था, उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था, लेकिन उसका कंबल ओढ़ का चेहरा आ गया था जी। जो फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट क्लियर होकर आई है ना, उनका चेहरा क्लियर होकर आया है। मैंने कहा तुम मुझे वीडियो दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उन लड़कों को गिरफ्तार करने की। मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये लड़के ये हैं, इनके किसी ने साले वगैरह ने आग लगाई है, इसके साले वगैरह ने आग लगाई है। तो मैं कहा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मैं उस टाइम मुझे थाने में 5 बार बुलाया आई ब्रिजमोहन ने, लेकिन मुझे बाद 2-2 घंटे बैठा देते थे। कहता बैठ अभी आ रहा हूँ सतवीर, अभी बैठ अभी आ रहा हूँ ब्रिजमोहन साहब जी। लेकिन मुझे वो कहते चल सतवीर तू कल आ जा, मैं कल जाता हूँ, फिर कहते तू परसों आ जा। ऐसे सतवीर जी, आपका कहना ये है कि मुझे जान का भी खतरा है, परिवार को जान का खतरा है, और लगातार जो ये लंबी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि न्यायालय में वर्चुअल है सब कुछ, और कहीं से कहीं तक कोर्ट अभी खुलने का नाम नहीं ले रहे। आपको निराशा इस बात की है? और कितना खर्चा लगभग हो गया है इसमें? मेरा कम से कम ना करते करते 10 लाख से ऊपर, 12 लाख से ऊपर खर्चा हो चुका है कम से कम। क्योंकि 1 साल होने को है, जनवरी की घटना बता रहे हैं, और इस समय जनवरी ही चल रही है। जनवरी चल रही है, लगभग 1 साल होने को आ गया, लेकिन कोई काम नहीं। 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा हो गया। मेरे अभी तक गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं हुआ, वो इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिले। जो गाड़ी थी वो आपकी कितने टाइम पुरानी थी? वो सिर्फ मेरी 14 दिन पुरानी गाड़ी थी, एंटोर की गाड़ी थी, वो भी मेरी जल गई थी। 14 दिन पुरानी गाड़ी थी, 15 दिन पुरानी गाड़ी थी, वो जल गई। और अभी तक उसका क्लेम पास नहीं हुआ। जो मैं थाने में DVR जमा था ना, आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो मेरा थाने में DVR जमा है,
ब्रिज मोहन साहब ने कहा था कि इसके पैसे हम तेरे को, ब्रिज मोहन साहब कहते हैं सतवीर सिंह, इसके जो हम तेरा डीवीआर जमा कर रहे हैं, या तो हम इसका डीवीआर के बदले डीवीआर दे देंगे, या तो हमें तुम्हें पैसे दे देंगे। वो अभी तक आज 1 साल होने को आया, डीवीआर नहीं मिला। और मैं कहता हूँ मुझे डीवीआर दे दो कम से कम, मैं अपना दूसरा कैमरा यूज कर लूँ। कहते तो अभी चिंता करने की जरूरत है, केस चल रहा है ना अभी, ताकि कार्रवाई हो रही है ना, तफ्तीश चल रही है ना। ब्रिज मोहन साहब ऐसे कहते हैं। अब डर किस बात का लगता है? डर लगता है अभी कार्रवाई नहीं हो रही, वो मुझे लगता है किसी ने अगर मुझे गोली लग गई तो इसके जिम्मेदार कौन होगा जी। अगर किसी ने मुझे परिवार को या मेरे परिवार को किसी को मार दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई कर दी, कोई ये हरकत कर दी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार होगा तो ब्रिज मोहन आयु साहब होंगे, अवधेश कुमार होंगे, पुष्पेंद्र कुमार होंगे आयु। ये मेरी मौत का, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरी मौत का जिम्मेदार ये होंगे। कल को अगर कुछ भी मेरे पे एक्शन होते हैं, या मुझे गोली पड़ जाती है, या मुझे जान से मारने की धमकी मिलती है, मुझे मार देते हैं, तो मेरी मौत का जिम्मेदार ब्रिज मोहन साहब होंगे। कुछ भी होगा अगर सर, वो पुलिस प्रशासन है, वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैम थक्के खाकर थक गए। अगर वो रक्षक होते ना तो उनको कब का गिरफ्तार करके जेल में डाल देते। अभी 1 साल होने को आया, अभी तक जेल में नहीं डाला। देखिए, उनका पक्ष भी सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि आरोपी हैं वो, बिल्कुल राइट, साबित नहीं हुए हैं अभी। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, आपका सही बात है। लेकिन मैं उनको ये भी तो कह रहा हूँ, मेरे पास कई तरह के बंदे आए थे समझौते के चक्कर में। सबूत है आप पर? हाँ, मैं उनको 3 को जानता हूँ, उसमें से मैं 3 को पहचानता हूँ। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? टूट चुकी है। भारत टीवी बार बार यही कहता है, हमारे दर्शकों को भी यही कहता है कि आपको निराशा नहीं लानी चाहिए जीवन में। हाँ, पीड़ित सतवीर जी बार बार, क्योंकि मन जब दुखी हो जाता है तो इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर आती हैं। जब आदमी परेशान होता है, हम सबके मन में इस तरह की भावनाएं आती हैं। लेकिन हम आपको भी बार बार समझा रहे हैं और दर्शकों को भी यही कहेंगे कि मन में इस तरह की भावनाएं ना रखें, खास तौर पर आत्महत्या जैसी, क्योंकि उसके बाद आपका परिवार बहुत परेशान हो जाता है। और हाँ, आप रहेंगे तो आप लड़ पाएंगे और जल्दी जीत पाएंगे। समय, क्योंकि कोरोना ने हम सबको दुखी कर दिया, काम धंधे नहीं, आपका फाइनेंशियली भी परेशान आप हुए आपके अनुसार, वहीं कोर्ट में भी लंबित हो गई सारी तारीखें। इस सभी को लेकर के बार बार इनका सिर्फ यही कहना है, पुलिस प्रशासन पर जो सवाल उठाए जाते हैं, और इनके द्वारा नहीं, बार बार बहुत सारे लोगों द्वारा सवाल उठाए गए हैं पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि वहाँ से शायद इस तरीके का व्यवहार निकल करके आता है कि एक तरफा व्यवहार दिखाई देता है, तो क्वेश्चन मार्क पुलिस वालों पर ही लग जाता है। अगर हम निष्पक्ष तरीके से बात सुनते और रखते हैं तो शायद इस चीज़ का जो हमारे मन में भावना आ जाती है कि शायद इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस पे, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन को भी निष्पक्ष होने की ज़रूरत दिखाई दे रही है ऐसे केस में। क्योंकि अभी न्यायालय में है, हम लोगों का, भारत टीवी का, बिल्कुल भी इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते, टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि केस अभी भी न्यायालय में है। यही गुहार इनकी तरफ से है कि कोशिश की जाए कि निष्पक्ष सारी जांच हो। क्या सर यही चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहता हूँ मैम। आयु साहब को, ब्रिज मोहन साहब को सब पता है, सब कुछ पता है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वो बार बार हरकतें कर रहे हैं बकायदा। इतनी बड़ी बात की ना, अगर मेरे कैमरे ना लगे हों घर पे तो हम तो पागल हो जाए। बेकसूर आदमी तो मर जाए ऐसे वैसे धक्के खा खा के। मेरे कैमरे को, वो मेरे CCTV फुटेज में रिकॉर्ड होके वो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इससे ज़्यादा नरक बेकार बंदे क्या कहेंगे थाने वालों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ क्या कहें हम? मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरा मन उदास है। मैं बस बहुत परेशान हूँ ब्रिज मोहन आयु साहब से, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एविडेंस होने के बाद CCTV फुटेज में बार बार वो हरकत कर रहे हैं। एक बार नहीं की, 4थी बार होगी हरकत जी। तब भी उनको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, या कुछ उनके साथ मिल चुके हैं।